हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पढ़ो सेंटर पर। मैं हूं आपका साथी मनीष कुमार और आज का वीडियो संबंधित है उस गौरव गाथा से, उस सम्मान से जो इसरो के साइंटिस्टों ने हम भारतवासियों को प्रदान किया है। वो संबंधित है मिशन चंद्रयान 3 से। और आज हम देखेंगे कि मिशन चंद्रयान 3 तक की जो हमारी यात्रा रही है, उस यात्रा से पहले भी जो हमारी 2 यात्राएं रही हैं उनकी उपलब्धियों के बारे में। क्योंकि जो भी अभी तक हमने 3 मिशन भेजे हैं चंद्रमा पर, और चंद्रमा के तीनों मिशन में ऐसा नहीं था कि जो मिशन 2 को कहा गया विफल था। तो आज आप समझेंगे कि विफलता नहीं थी, बल्कि जितनी बार भी हमने चंद्रमा पे अभियान भेजा, मिशन भेजा, उसमें हमें कुछ ना कुछ प्राप्त जरूर हुआ है। तो इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। ये यूं कहें कि मिशन चंद्रयान के इतिहास के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, या यूं कह सकते हैं कि चंदा मामा के घर तक जाने के पड़ाव के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए उसी के तहत सबसे पहले बात करेंगे जो हमारा सबसे पहला मिशन था, मिशन चंद्रयान 1, और उसके बारे में देख लेते हैं कि उसका प्रक्षेपण लॉन्च कब हुआ था। यह मिशन तो 22 अक्टूबर 2008 को हुआ था और चंद्रमा तक पहुंचा था 8 नवंबर 2008 को। चंद्रमा तक इसलिए कहा जा रहा है पहुंचा था, ये इसलिए लिखा है क्योंकि उस समय हमारा चंद्रमा की सतह पर लैंड करने का कोई इरादा नहीं था। और इस समय रॉकेट का जो प्रयोग किया गया था, आपको प्रश्न भी आ सकते हैं परीक्षा में, तो रॉकेट जो था वो PSLV C11 जो है वो इस्तेमाल किया गया, PSLV C11। और इस पूरे अभियान में जो लागत आई थी वो 386 करोड़ रुपए थी। ये भी बड़ा चर्चा का विषय था कि भारत ही एक ऐसा देश है, अभी आप देखेंगे कि मिशन चंद्रयान 3 में भी कोई बहुत ज़्यादा लागत नहीं आई है। बाकी जो अन्य देश चंद्रमा जैसे अमेरिका, रशिया और चाइना जो चंद्र मिशन उन्होंने भेजे, उनकी अपेक्षा हमारा लागत सबसे कम रहा है। तो उसकी बात करेंगे वहाँ पर। अभी बात कर रहे हैं मिशन चंद्रयान 1 की। तो ये चंद्रयान भेजने के लिए आपने रॉकेट का इस्तेमाल कौन सा किया, तो PSLV C11 का, और लागत कितनी आई थी, 386 करोड़ रुपए। आगे देखते हैं इसके कुछ और भी महत्वपूर्ण तथ्य कि इस यान में भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, स्वीडन, बुल्गारिया द्वारा 11 वैज्ञानिक उपकरण लगाए थे। इन 11 वैज्ञानिक उपकरणों के द्वारा चंद्रमा के रासायनिक, खनिज विज्ञान और फोटो भूगर्भीय मानचित्रों को तैयार करना था। इसमें अन्य देशों ने भी सहयोग किया था इसरो का। और इस यान ने चंद्रमा के 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर चारों ओर सफलतापूर्वक परिक्रमा करके डाटा इकट्ठा करने में सफलता प्राप्त किया था। फिर मई 2009 में कक्षा का दायरा बढ़ाया गया और 200 किलोमीटर कर दिया गया। और इस यान ने चंद्रमा के आसपास 3400 कक्षाएं बनाई थी, यानी कि उस चंद्रमा के सराउंडिंग घूमता रहा, वही कक्षा कही जाती हैं। तो ये 3400 कक्षाएं से अधिक कक्षाएं बनाई थी। और इस मिशन की अवधि 2 साल की थी, किंतु 29 अगस्त 2009 को यान के साथ हमारा संपर्क टूट गया था इसरो का। और इस मिशन के टूट जाने से चंद्रयान 1 का जो समय था वो पहले ही रद्द कर दिया गया। लेकिन उस समय जो तत्कालीन इसरो के अध्यक्ष थे जी माधवन नायर ने, उन्होंने बताया कि चंद्रयान 1 ने अपने 95% उद्देश्यों को हासिल कर लिया। अब जैसे मैंने पीछे बात करी थी कि उपलब्धि की, तो उपलब्धि क्या रही, क्योंकि हमारे तीनों मिशन में ये सक्सेसफुल रहे हैं और इनकी वजह से ही आज हम मिशन चंद्रयान 3 भेज पाए। कैसे रहा, क्योंकि ये जो चंद्रयान 1 था, इसके बारे में बस एक चीज़ समझिए कि ये हमने एक चंद्रमा की रेकी करने के लिए भेजा था, कि जहां हमें जाना है वहां की पहले हम रेकी करके आए, उसके चारों ओर घूम के उससे डेटा कलेक्ट करें, और उस डेटा के आधार पे हम डिसाइड करें कि अब हमें उस जगह पे जाना है तो किस रास्ते जाना है और किस रास्ते जाना ज़्यादा आसान रहेगा, और उस जगह पर जाएं तो उसके किस पार्ट में जाएं कि जहां हमारा जाना बहुत ही महत्वपूर्ण हो और हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। तो ये एक तरीके से ये मिशन को आप कह सकते हैं कि रेकी मिशन था, मैं अपनी भाषा में कहूँगा ये, क्योंकि ये वीडियो मैं बहुत जटिल नहीं बनाना चाहता। मैं चाहता हूं कि हर इंसान समझ सके, कि इस वीडियो को समझ के कि ये मिशन चंद्रयान था क्या और क्यों हुआ, और ये जो 3 चरण आए इनमें क्या क्या हमें लाभ हुआ। तो ये मिशन जो है वो रेकी करने का मिशन माना जाएगा। इसने चंद्रमा के आसपास जो है परिक्रमा करके ये डेटा कलेक्ट किया और ये डिसाइड हुआ आगे मिशन चंद्रयान 2 में कि हमें कहाँ जाना है, चंद्रमा की सतह पर किस जगह उतरना है। तो उपलब्धि क्या रही, इस उपलब्धि को देख लेते हैं। इसमें मैंने कहा ना कि कोई भी मिशन हमारा बेकार नहीं गया था, चाहे वो चंद्रयान 2 के बारे में कहा गया कि असफल रहा, वो असफल नहीं था। अभी कैसे नहीं था ये आगे दिखाता हूँ। वो सफल था और उसकी वजह से हमारा मिशन चंद्रयान 3 सफल हुआ है।
तो इसकी उपलब्धि क्या रही चंद्रयान 1 की? मिशन चंद्रयान 1 से जो डाटा मिला उससे हमें पता चला कि चंद्रमा का जो ध्रुवीय क्षेत्र है, जो पोल्स हैं नॉर्थ और साउथ, तो साउथ पोल जो है वो काफ़ी अंधकार वाला है, अरबों साल से अंधकार में है, वहाँ रोशनी नहीं जाती है और उसकी वजह से वहाँ पर हमेशा ठंड रहती है और बर्फ़ के अंश मौजूद होने के कुछ डेटा कलेक्ट किए थे चंद्रयान 1 ने। और मज़े की बात कि चंद्रयान 1 से जब हमारा संपर्क टूट गया था तो उसके बाद जो नासा ने, यानी अमेरिका का जो स्पेस एजेंसी रही, नासा ने चंद्रयान 1 के डेटा को भी कलेक्ट किया था, क्योंकि मैंने अभी आगे पीछे बताया है कि 11 देशों का सहयोग था जिसकी वजह से हम चंद्रयान 1 को लॉन्च कर पाए थे। तो उन्होंने भी, नासा ने भी डेटा को कलेक्ट किया था और उन्होंने ही कहा उस चंद्रयान 1 से कलेक्ट डेटा के आधार पे कि चंद्रयान 1 सफल रहा है, क्योंकि इसने ये बताया है कि दक्षिणी ध्रुव पे यानी कि साउथ पोल पे बर्फ़ के अंश मौजूद हैं। और ये बहुत बड़ी बात हो गई थी उस समय, अगर आपको न्यूज़ याद हो तो, नहीं याद है तो मैं बता रहा हूँ कि बहुत बड़ी बात थी कि चंद्रयान 1 पहला ही मिशन में हमने इतनी महत्वपूर्ण डेटा इकट्ठा करके दे दिया था पृथ्वीवासियों को कि चंद्रमा पे बर्फ़ के अंश मौजूद हैं, तो अगर बर्फ़ होगा तो जीवन की संभावना भी होगी वहाँ पे। और इस मिशन ने चंद्रमा की कक्षा में 312 दिन बिताए थे और चंद्रमा पर भारत का झंडा भी फहराया था। तो ये तथ्य हो गए मिशन चंद्रयान 1 से। अब आगे देखते हैं मिशन चंद्रयान 2, इसका प्रक्षेपण कब किया गया, लॉन्च कब किया गया था? ये तो 22 जुलाई 2019 को। और रॉकेट जो है ये आप देख सकते हैं इमेज में लगा हुआ है, GSLV मैक 3 बोलते हैं इसको, MK3 M1 ये रॉकेट था और इस यान के साथ भेजा किया गया था। तो भेजा गया था ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर। ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर के बारे में यही जान लेते हैं क्योंकि इनकी भूमिका अभी आपको चंद्रयान 3 में भी देखने को मिलेगी, बार बार उल्लेख मिलेगा। तो ऑर्बिटर क्या था? ऑर्बिटर का काम ये था कि चंद्रमा की कक्षा में जाके उसकी परिक्रमा करना, उसके चारों ओर घूमते रहना और जो है डेटा कलेक्ट करना। और लैंडर क्या था? लैंडर का नाम था विक्रम। विक्रम के अंदर था प्रज्ञान रोवर यानी रोबोट। और लैंडर का काम था कि सतह पर उतरना, सतह पर उतरने के बाद वहाँ लैंडर से रोवर निकलता यानी प्रज्ञान निकलता और प्रज्ञान फिर वहाँ घूम के डेटा कलेक्ट करता। तो ऑर्बिटर का काम था कक्षा में घूमते रहना लगातार, लैंडर और रोवर को सतह पर उतरना था, लैंडर के साथ रोवर भी उतरता, फिर रोवर लैंडर से निकल के वहाँ के जांच करता, हमें डेटा भेजता और हम खोज करते रोवर के माध्यम से। एक रोबोट है ये। और लैंडर का नाम था विक्रम और रोवर का नाम था प्रज्ञान। और चंद्रयान 3 में भी जो लैंडर और रोवर भेजे गए उनका भी वही नाम रखा गया। तो अब आगे देखते हैं चंद्रयान 2 का उद्देश्य ऑर्बिटर पर पेलोड द्वारा वैज्ञानिक अध्ययन और चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग तथा घूर्णन की प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन करना था। ये ऑर्बिटर का काम था। और उपलब्धि क्या रही इस मिशन की, मिशन चंद्रयान 2 की? तो प्रक्षेपण तथा कक्षा में ऑर्बिटर की स्थापना और डी बूस्टिंग तक की प्रक्रिया तो सफल रही। डी बूस्टिंग क्या कि फिर लैंडर को लैंड कराया जाने लगा चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की प्रक्रिया के तहत। तो उसमें होता क्या है कि इंजन में फायर कर करके उसकी गति को धीमा करते हैं। अभी आप चंद्रयान 3 में उस सॉफ्ट लैंडिंग की प्रक्रिया को भी देखेंगे इसी वीडियो में, तो उसको धीमा करते हैं। तो यहाँ तक तो डी बूस्टिंग तक तो हम सफल रहे थे चंद्रयान 2 में। और अंतिम चरण में जब रोवर प्रज्ञान को लेकर जा रहे लैंडर विक्रम की चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई, लैंडिंग में प्रॉब्लम आ गई और लैंडर विक्रम जो है वो सतह पर गिर के अनियंत्रित होके क्रैश हो गया। जैसे अभी कुछ दिन पहले ही इस मिशन चंद्रयान 3 से पहले लैंड करने से पहले रशिया का लूना प्रोजेक्ट रहा चंद्रमा का, आनन फानन में उसने भी भेजा था, लेकिन उसकी भी लैंडिंग नहीं हो पाई थी, उसकी लैंडिंग भी क्रैश कर गई जिसकी वजह से वो असफल रहा। तो लैंडिंग में हम चंद्रयान 2 में असफल रहे, हालांकि ऑर्बिटर अपना काम करता रहा। तो हमें पूरी तरह से हम असफल नहीं मानेंगे चंद्रयान 2 को, बल्कि ऑर्बिटर को जो हम उस कक्षा में स्थापित किए और वो चंद्रमा की परिक्रमा करता रहा और हमें डेटा भेजता रहा, तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण था। और उसको हमसे भी कनेक्ट यानी पृथ्वी पे इसरो से भी कनेक्ट होना था, ऑर्बिटर का काम एक माध्यम की तरह से, और उसके साथ ही साथ लैंडर से भी कनेक्ट होना था, और रोवर तो लैंडर से कनेक्ट था ही। तो ये पूरा स्टेप आप समझ गए, उम्मीद है समझ ही गए होंगे। आगे देखते हैं, फिर मिशन चंद्रयान 3 आ जाता है। अब ऑर्बिटर हमें वहाँ मिल गया। देखिए मिशन चंद्रयान 1 ने हमें
उत्साहित किया कि दक्षिण पोल पे बर्फ़ के अंश मौजूद हैं, उसने डेटा दिया, तो वो उसको हम सफल ही मानेंगे। हमारा पहला मिशन था। दूसरे में फिर हमने डिसाइड किया कि अब हम लैंड करेंगे, तो सॉफ्ट लैंडिंग की प्रक्रिया के तहत, और साथ ही साथ हम ऑर्बिटर भी स्थापित करेंगे ताकि वहाँ से हमें सूचना मिलती रहे, हमें भी सूचना संचार का फ़ायदा मिले, और साथ ही साथ जो लैंडर हम उतारेंगे और रोवर, उनको भी उस कनेक्शन से जोड़ के ताकि हमें सूचना डेटा मिलता रहे। तो अब ऑर्बिटर तो स्थापित हो गया दूसरे में, बाकी काम असफल हो गए, तो उसी लिए फिर अब तीसरा मिशन चंद्रयान 3 भेजा गया। तो कब भेजा, लॉन्च हुआ ये, तो 14 जुलाई 2023 को। और इसमें कौन से रॉकेट का प्रयोग किया गया, तो LVM-3M4 का इस्तेमाल हुआ इसके मिशन चंद्रयान 3 के लॉन्चिंग के लिए। और चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग कब हुई है, तो 23 अगस्त 2023 ऐतिहासिक दिन है, इसको आप कभी मत भूलिएगा अपने पूरे जीवन में। आगे आ जाते हैं कि चंद्रयान 3 की संपूर्ण यात्रा देखेंगे कि लॉन्च हो गया जुलाई में, उसके बाद इसके साथ क्या क्या होते रहे, जो नई चीज़ें जो आपकी समझ के बाहर थी, आप न्यूज़पेपर में भी देखते थे लेकिन आपके पल्ले नहीं पड़ता था, तो आज पढ़ो सेंटर पे आपको वो सारी चीज़ें बताई जाएंगी कि ये क्या था और कैसे हो रहा था, तभी आप समझ पाएंगे। और बहुत ही अच्छा पहल रहा कि इस सतह पर उतरने से लैंडर के, जिनको विज्ञान में रुचि भी नहीं थी, अब वो खंगालते नज़र आ रहे हैं कि क्या था चंद्रयान, मिशन चंद्रयान। और इसीलिए वीडियो भी मैं बना रहा हूँ क्योंकि बहुत से प्रश्न भी आ रहे हैं कि गड्ढे क्यों हैं, वो गड्ढे क्यों दिख रहे हैं, फिर उसके बाद जो है बहुत से एडिटेड वीडियो भी आ रहे हैं। तो उन सब भ्रमों से आप हट करके, अगर ये बहुत अच्छी है भारत के देश के लिए कि जो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा ये संकल्प लिया गया है लाल किले से कि हम विकसित राष्ट्र बनेंगे, तो विकसित राष्ट्र के लिए विकसित सोच के युवाओं का होना बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारी उपलब्धि उन विकसित युवाओं के विकसित मस्तिष्क को जन्म देगी, जिससे हम अपना एक विकसित राष्ट्र बना सकते हैं। तो उम्मीद है ये लक्ष्य हमारा पूरा होगा ज़रूर। तो अब 5 अगस्त 2023 को देखते हैं। लॉन्च होने के बाद जो अहम घटनाओं की तिथि रही है वही मैंने यहाँ रखा है। तो 5 अगस्त 2023 को क्या होता है कि कोई भी चंद्रयान भेजा जाता है किसी भी प्रोजेक्ट के तहत, किसी भी मिशन के तहत, तो सबसे पहले वो पृथ्वी से निकलने के बाद, जब आप देखते हैं कि यहाँ से रॉकेट गया, तो जाने के बाद वो पृथ्वी की कक्षा में घूम रहा होता है। तो उसको हमने उन तिथियों को यहाँ पे नहीं रखा है, हमने उस तिथि को रखा है कि जब वो अपनी कक्षा को बड़ी करते हुए चंद्रमा की कक्षा में इंटर किया। तो 5 अगस्त 2023 को लूनर 3 ने लूनर ऑर्बिट इंजर्शन की प्रक्रिया को पूरा किया। अब ये है क्या भाई लूनर ऑर्बिट इंजर्शन, नाम से ही घबरा जाए, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये साइंटिफिक भाषा हो सकती है, इसको आसान कर देते हैं कि यह प्रक्रिया का तात्पर्य यह है कि पृथ्वी की कक्षा से निकलकर चंद्रयान 3 चंद्रमा की कक्षा में पहुंच गया। हमारे घर से कोई सामान फेंका गया और दूसरे के घर तक पहुंच गया, तो अब अगर वो उपयोगी चीज़ है तो उसी के घर रह जाएगा, बस ऐसे समझिए आप। तो हमारी कक्षा से निकला और चंद्रमा की कक्षा में पहुंच गया, यही प्रक्रिया कहलाती है लूनर ऑर्बिट इंजर्शन। और ये कब हुआ, 5 अगस्त 2023 को। प्रश्न के लिए भी आप समझ लीजिए, अगर आप प्रतियोगी परीक्षा में बैठ रहे हैं तो अगर सीधा प्रश्न यही बन जाए कि मिशन चंद्रयान 3 का लूनर ऑर्बिट इंजर्शन की प्रक्रिया किस तिथि को पूरी हुई, तो 5 अगस्त 2023 को। आगे बढ़ते हैं, आप इमेज में देख सकते हैं कि पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकल के अब ये जो रेड सर्कल आप देख रहे हैं ये चंद्रमा की कक्षा है। चंद्रमा की कक्षा में अब ये गति करने लगा हमारा मिशन चंद्रयान 5 अगस्त 2023 को। आगे देखते हैं, 6 अगस्त 2023 पे आ जाते हैं। अब पृथ्वी से संपर्क खत्म हो चुका है, मतलब परिक्रमा करने का, उसकी पृथ्वी की कक्षा में घूमने का। अब इस यान को घूमना है किसकी कक्षा में, चंद्रमा की कक्षा में। तो चंद्रयान 3 चंद्रमा के निकट 170 किलोमीटर गुणे 4313 किलोमीटर की कक्षा में पहुंच गया। कब, 6 अगस्त 2023 को। अब एक कन्फ्यूज़न आ सकता है, जो नहीं जानते हैं, जो अभी अभी हालिया फिलहालिया उनको बड़ी ही अंदर से उत्सुकता है मिशन चंद्रयान के बारे में जानने की, तो वो ये प्रश्न खड़ा कर सकते हैं कि ये कौन सी कक्षा हुई, ये कौन सी निकटता हुई कि 170 गुणे 4313 किलोमीटर। तो आप इस इमेज को देखिए, इस इमेज में कोई भी यान या भेजा जाता है तो वो एक अंडाकार कक्षा में ही परिक्रमा करता है, तो उसकी एक तरफ से तो
दूरी निम्नतम होती है, तो जैसे 170 किलोमीटर चंद्रमा से थी, और दूसरा जो एक वृत्ताकार या अंडाकार पथ रहा तो उससे जो अधिकतम दूरी मैक्सिमम 4313 किलोमीटर फिर हो जाता है, फिर आता है। तो यह किसी यान को किसी कक्षा में प्रवेश कराने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश के दौरान चंद्रयान 3 द्वारा लिया गया चंद्रमा का वीडियो इसरो ने पहली बार जारी किया था। यहीं से इसी 6 अगस्त 2023 को मिशन चंद्रयान 3 ने चंद्रमा का एक वीडियो लिया। उस वीडियो को इसरो ने अपने अकाउंट पर लोड किया। आप चाहें तो जा कर के देख सकते हैं इसरो के ऑफिशियल अकाउंट पे, या फिर इसरो के इंस्टाग्राम हैंडल पे, इसरो के ट्विटर हैंडल पे, अब तो एक्स हो गया हैंडल पे, आप जाके देख सकते हैं। तो 6 अगस्त की तिथि ये रही। फिर आगे देखते हैं 16 अगस्त, इसकी इमेज हट गई है, माफ़ी चाहूँगा। तो 16 अगस्त 2023 को क्या होता है, तो 9 अगस्त और 14 अगस्त को कक्षा कम करते हुए, यानी कि जो आपको घेरा मैंने अभी दिखाया वो कम करने की प्रक्रिया पूरी करते रहे धीरे 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 धीरे। फिर 16 अगस्त 2023 को चंद्रयान की कक्षा को कम करके 153 किलोमीटर गुणे 163 किलोमीटर की कक्षा में पहुंचा दिया गया। ठीक है, 16 अगस्त की ये घटना रही, ये सबसे कम रहा। अब ये जब इतने नज़दीक आ गया तो यानी कि सतह के ऊपर ही पहुंच गए हम, एकदम सतह से। तो अब क्या होता है कि 17 अगस्त को आप देखेंगे इमेज में कि लैंडर लिखा है, ये लैंडर मॉड्यूल को प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग किया गया। अब ये भाई बड़ी गंभीर समस्या है कि ये लैंडर मॉड्यूल प्रोपल्शन मॉड्यूल आप बोले जा रहे हो, हमें समझ नहीं आ रहा। मैं समझा देता हूँ कि जो लैंडर मॉड्यूल है, जैसे कि आपका लैंडर आपका विक्रम और उसके अंदर रखा हुआ रोवर प्रज्ञान, वो दोनों इकट्ठा जो वो है वो बोले जाएंगे लैंडर मॉड्यूल, कि इनको लैंड करना है ज़मीन पे। साधारण भाषा में अगर समझे तो इनको ज़मीन पर लैंड करना है। प्रोपल्शन मॉड्यूल क्या है, प्रोपल्शन मॉड्यूल वो है कि जो ज़मीन से लेके गया, पृथ्वी की कक्षा में घूमा, पृथ्वी की कक्षा से निकल के चंद्रमा की कक्षा तक गया, यानी कि वो एक वाहन का काम किया लैंडर और रोवर को पहुंचाने के लिए, उड़ने वाला भाग। तो उस प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग कर दिया गया कि भाई अब तुम्हें लैंड करना है, अब यहाँ तक कि हमारा सफ़र था, अब तुम अपना काम देखो और हम अपना काम देखते हैं। तो प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग कर दिया गया लैंडर मॉड्यूल को। तो अब भूमिका शुरू हो जाती है लैंडर की, यानी कि विक्रम की और रोवर प्रज्ञान की। तो अब 17 अगस्त 2023 को प्रश्न यही आ जाए कि लैंडर मॉड्यूल को प्रोपल्शन मॉड्यूल से कब अलग किया गया, तो 17 अगस्त 2023 को। चूँकि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत की, तो इससे प्रश्न करंट में आपके बनने संभावित तो हैं ही हैं और बनेंगे भी। तो इसके लिए अभी और भी चीज़ें, तथ्यों को मैं लेके आऊँगा। फिलहाल ये वीडियो बहुत ज़रूरी था आसान भाषा में समझने के लिए, फिर आपको समझ में और आएगा। तो 17 अगस्त को लैंडर मॉड्यूल को प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग कर दिया गया। अब फिर आ जाता है एक और तिथि आ जाती है। अब यहाँ से काम शुरू हो जाता है लैंडर का। 1920 अगस्त 2023 को लैंडर मॉड्यूल की डी बूस्टिंग प्रक्रिया के द्वारा कक्षा को घटाया गया। डी बूस्टिंग मैंने अभी पीछे बताया कि डी बूस्टिंग में इंजन में फायर किया जाता है और उनकी स्पीड को कम किया जाता है। सॉफ्ट लैंडिंग का ये स्टेप है, उनकी स्पीड को कम किया जाता है, कम करके धीरे 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 सतह से दूरी घटाई जाती है। फिर 21 अगस्त 2023 को एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना होती है। वो क्या होती है, 21 अगस्त 2023 को चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर का चंद्रयान 3 के लैंडर से संपर्क हुआ। ये वही ऑर्बिटर है जो चंद्रयान 2 को जो लोग असफल कहते हैं, वो यहाँ जान ले कि ये वही ऑर्बिटर है जो चंद्रयान 2 के साथ भेजा गया था। इसीलिए इस बार मिशन चंद्रयान 3 के साथ ऑर्बिटर नहीं भेजा गया था, क्योंकि वो बाकायदा अपना काम ऑर्बिटर कर रहा था जो कि चंद्रयान 2 के साथ भेजा गया था। तो वो असफल नहीं माना जाएगा अब, क्योंकि अब भूमिका बढ़ जाती है चंद्रयान 2 की। अगर उस समय ऑर्बिटर स्थापित नहीं होता तो हमें फिर से वो प्रक्रिया जीरो से शुरू करनी होती। हम पहले ऑर्बिटर को अपनी कक्षा में स्थापित करते, उसके बाद फिर हम डी बूस्टिंग करते, फिर लैंडर को निकालते, लैंडर और प्रोपल्शन मॉड्यूल अलग होते, उसके बाद तो एक स्टेप हमारा फिर से बढ़ जाता। तो कम से कम इतना तो हुआ कि पिछला ऑर्बिटर हमारे काम आ गया और उसने अपने काम कर ही रहा था, और इनके बीच में चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर जो उस समय स्थापित किया गया था और चंद्रयान 3 के लैंडर के बीच में संपर्क हुआ। कब? 21 अगस्त 2023 को। और ऑर्बिटर ने लैंडर को कहा वेलकम बडी, कहकर स्वागत किया।
मतलब ये टेक्निकली होता तो मैनुअली यहाँ साइंटिस्टों के थ्रू है, ऐसा नहीं है कि वो सब रोबोट ही हैं, लेकिन ये एक औपचारिकता दिखाई गई कि ऑर्बिटर लैंडर का संपर्क हो गया और ऑर्बिटर ने वेलकम बडी कहकर संबोधित किया, स्वागत किया। आगे जाते हैं 22 अगस्त, अब महत्वपूर्ण दिन आ गया हमारा। 22 अगस्त 2023 को इसरो ने चंद्रयान 3 के लैंडर पोजीशन डिटेक्शन कैमरा से करीब 70 किलोमीटर की ऊंचाई से ली गई तस्वीर चंद्रमा की तस्वीरें जारी करी। उसके आप ट्विटर हैंडल यानी एक्स हैंडल पे और इंस्टाग्राम पे जाके देख सकते हैं, ऑफिशियल गैलरी में भी जा के देख सकते हैं इसरो के। तो वो चंद्रयान 3 ने जो 70 किलोमीटर की ऊंचाई से ली थी फ़ोटो चंद्रमा की, अभी तक भारत के पास ऐसी फ़ोटोज़ नहीं थी, ऐसे तस्वीरें नहीं थी, वो नासा की ही सर्कुलेट होती रही हैं, लेकिन अब हमारे पास हमारी खुद की तस्वीरें हैं, हमारी ही उपलब्धि है, वो हमारी ही संपत्ति है, क्योंकि हमारे चंद्रयान ने वो तस्वीरें ली हैं। फिर आ जाता है ऐतिहासिक दिन 23 अगस्त 2023, चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल ने प्रक्षेपण के 1 माह 9 दिन बाद 23 अगस्त 2023 को सफलतापूर्वक शाम के 6:04 पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर विक्रम रोवर प्रज्ञान को लेकर सॉफ्ट लैंडिंग करी और पूरा देश इसका गवाह बना। सबने देखा, मैंने भी देखा, और वाकई एक बड़ा ही भावुक पल था कि जब हमारा लैंडर सतह पर टच किया। फिलहाल तो ये रहा 23 अगस्त तक। अब आगे और देख लेते हैं सॉफ्ट लैंडिंग के बारे में। मैंने कहा था आपसे बात करूंगा, तो सॉफ्ट लैंडिंग का भी चरण देख लेते हैं। इसमें 4 चरण होते हैं। पहला चरण कौन सा है? रफ ब्रेकिंग। रफ ब्रेकिंग में होता क्या है ये जान लेते हैं तो सॉफ्ट लैंडिंग समझ में आएगी। सॉफ्ट लैंडिंग को समझना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आप देख रहे हैं कि रशिया का मिशन चंद्रयान जो लूना प्रोजेक्ट था वो क्रैश कर गया, तो इस वजह से सॉफ्ट लैंडिंग में उसकी प्रॉब्लम आई, और चंद्रयान 2 में हमारा भी सॉफ्ट लैंडिंग में ही प्रॉब्लम आई थी जिसकी वजह से क्रैश हुआ था। तो उससे हमने सीख लेते हुए अब की सही से लैंडिंग हुई है हमारी, और धड़कनें तो सबकी रुकी पड़ी थी, लेकिन हमारा सफलता हमें मिल गई, चंदा मामा के घर तक हम पहुंच गए। तो हमें इसके चरण को जानना जरूरी है। तो रफ ब्रेकिंग पहला स्टेप होता है सॉफ्ट लैंडिंग का। इसमें क्या करते हैं कि लैंडर ने 25 किलोमीटर की ऊंचाई से चंद्रमा की सतह पर उतरना शुरू किया। जब 25 किलोमीटर की ऊंचाई बची सतह से तो उतरना शुरू किया, और इस चरण में 690 सेकंड लगे लैंडर के लिए 25 किलोमीटर की ऊंचाई तक आने में, और लैंडर विक्रम में लगे 4 इंजनों को स्टार्ट करके इसकी गति को धीरे धीरे कम करके 7.4 किलोमीटर तक लाया गया। मतलब 25 किलोमीटर से अब ऊंचाई हमारी सतह से हो गई 7.4 किलोमीटर। इसकी स्पीड को धीरे धीरे कम करते गए इसके इंजन को स्टार्ट करके, इंजनों में फायर करके। अब उसके बाद आगे फिर आएगा दूसरा अल्टीट्यूड होल्ड। अब चूँकि क्षैतिज अवस्था में आ रहा था ये, तो इसमें लगभग 10 सेकंड तक इस चरण की प्रक्रिया पूरी की गई। अल्टीट्यूड होल्ड की 10 सेकंड में ही ये पूरा कंप्लीट हुआ, और इस समय लैंडर सतह से, चंद्रमा की सतह से 3.48 किलोमीटर की दूरी तय करके क्षैतिज यानी कि लेटे हुए स्थिति से ऊर्ध्वाधर यानी कि खड़े हुए स्थिति में किया गया। ये सारा काम 10 सेकंड में कंप्लीट हुआ कि लेटा लेटा आ रहा था, अब उसको खड़ा किया जाने लगा। अब इसकी ऊंचाई सतह से जब ये खड़ा हो गया तब इसकी पहियों से और इसकी सतह की ऊंचाई अगर देखी जाए तो 6.8 किलोमीटर रह गई। अगला फिर जो बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप आ जाता है फाइन ब्रेकिंग। अब ब्रेक लगाने की प्रक्रिया स्टार्ट होगी, लैंडिंग एकदम नज़दीक है, सॉफ्ट लैंडिंग। तो अब क्या हुआ फिर कि 6.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर केवल 2 इंजनों का उपयोग किया गया, अन्य 2 इंजन बंद कर दिए गए, और यह चरण 175 सेकंड तक चला, और ऊंचाई घटकर अब कितनी रह गई? 800 मीटर। और स्पीड कितनी रह गई? गति, वेग, स्पीड कितनी रह गई? 0 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि उसमें कोई स्पीड नहीं थी, वो हवा में था। तो 12 सेकंड तक कैलेंडर नहीं होगा, लैंडर हवा में ही रहा और अपने सेंसर और कैमरे से सतह की जांच करी कि नीचे कुछ ऐसी चीज़ तो नहीं है कि हमें उतरने में प्रॉब्लम हो। ये भी एक प्रक्रिया है कि आप सतह की निगरानी करो फिर उतरो। उसके बाद फिर आ जाता है अंतिम चरण टर्मिनल डिसेंट का, और 600 मीटर की ऊंचाई रह जाने पर लैंडर द्वारा फिर से उसी कैमरा और सेंसर के द्वारा सतह की जांच की गई कि नीचे कुछ ऐसा तो नहीं है जो हमें हानि पहुंचा सके। तो वहां से भी क्लियरेंस मिलने के बाद 10 मीटर की ऊंचाई पर इसके सभी इंजन बंद कर दिए गए। लैंडर
विक्रम के और इसके सीधे, और ये सीधा हो गया और इसके पहियों स्थिर हो सके, जिससे कि सॉफ्ट लैंडिंग हो गई। और ये सॉफ्ट लैंडिंग का अंतिम चरण था और पूरा भारत खुशी से झूम उठा। तो ये थी सॉफ्ट लैंडिंग की प्रक्रिया। और भी महत्वपूर्ण 2-3 फैक्ट हैं इसके। इस मिशन में लागत कितनी आई? इस संपूर्ण मिशन में लागत रही 615 करोड़ रुपए। 615 करोड़ रुपए में से 365 करोड़ रुपए प्रक्षेपण यान पर और 250 करोड़ रुपए, सिर्फ 250 करोड़ रुपए लैंडर तथा रोवर पर खर्च हुए। और ये बहुत चर्चा का विषय रहा और हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी इसका जो है जिक्र कर दिया था। हालांकि ये बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा कि एक हॉलीवुड की फिल्म बन जाती है 615 करोड़ रुपए में। इतनी कम लागत में हम चंद्रमा तक पहुंच गए। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और इससे भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र में दबदबा बढ़ा और आने वाले समय में विश्व के और भी लोग आएंगे इस तरीके के बिजनेस के लिए कि भाई उनको भी सैटेलाइट लॉन्च स्थापित करवाना है। जैसा कि आप पिछले अगर करंट देख रहे होंगे तो उसमें देखा होगा कि बहुत से देश आते हैं, भारत से सहयोग लेते हैं और एक तरीके से एक परिवहन सेवा व्यवस्था है कि आपका सैटेलाइट लॉन्च कराना है तो हम कम लागत में सस्ते में कर देंगे। एक तरह की अर्थव्यवस्था में योगदान ही है इसका। और भी बहुत सी इसकी उपलब्धियां होंगी, फ़ायदे होंगे जो एक वीडियो में संभव नहीं है। आखिर ये क्यों रहा मिशन चंद्रयान की जिसकी वजह से पूरा विश्व आज भारत की तारीफ कर रहा है और भविष्य में हमें क्या उपलब्धियां हासिल होने वाली, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो आज की वीडियो में यही रखेंगे। खाली 2 फैक्ट और देख लेते हैं कि भारत सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का अमेरिका, रूस और चीन के बाद चौथा देश बन गया है। और इसरो के वर्तमान प्रमुख जिनके निर्देशन में ये सारा कुछ हुआ और हमने सफलता पाई, मिशन चंद्रयान 3 सक्सेसफुल रहा, वो हैं एस सोमनाथ जी। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।